नमस्कार। अक्सर जब हम राजनीति की बात करते हैं तो जहन में चेहरे आते हैं, नारे आते हैं, पर असल बदलाव वो चेहरों से नहीं, सिस्टम से आता है। आज हम आपको ले चलेंगे देवभूमि उत्तराखंड की जागेश्वर विधानसभा सीट पर और ये समझने की कोशिश करेंगे कि जमीनी हकीकत को समझकर गवर्नेंस का एक बेहतर ब्लूप्रिंट कैसे बनाया जा सकता है। तो हम हैं देवभूमि उत्तराखंड में, अल्मोड़ा जिले का ये बहुत ही खूबसूरत इलाका है, जागेश्वर। देखिए, यहाँ की जो सियासी कहानी है ना, उसे समझने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ बसने वाले लोगों की रोज की जिंदगी में झांकना होगा। उनकी उम्मीदें क्या हैं, उनकी चुनौतियां क्या हैं, सब कुछ। और यहीं से वो बड़ा सवाल खड़ा होता है जिसके इर्द गिर्द हमारी आज की पूरी पड़ताल है। वो कौन सा सवाल है? सवाल ये है कि एक ऐसा सियासी किला जिसे 20 साल से कोई भेद नहीं पाया, आखिर वो ढह कैसे गया? यकीन मानिए, इसी सवाल के जवाब में भविष्य की रणनीति का राज छिपा है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं जागेश्वर की जमीन की, मतलब यहाँ के लोगों की रोजी रोटी की, उनकी असल जिंदगी की। क्योंकि देखिए, यही तो वो बुनियाद है जिस पर हर चुनावी इमारत खड़ी होती है या ढह जाती है। यहाँ के लोगों की मांगें कोई बहुत बड़ी नहीं हैं, असाधारण नहीं हैं, बहुत ही बुनियादी हैं। वो क्या चाहते हैं? स्कूल, अस्पताल तक पहुंचने के लिए एक महफूज पक्की सड़क, यहीं अपने घर के पास कोई काम धंधा ताकि बच्चों को शहर की तरफ पलायन न करना पड़े, और घरों में पीने का साफ पानी। बस यही वो जमीनी हकीकत है जो आखिर में तय करती है कि ईवीएम का बटन किसकी तरफ दबेगा। 30,000 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये जागेश्वर से हर साल पलायन करने वाले उन हजारों नौजवानों की कहानी है जो एक बेहतर मौके की तलाश में अपना घर, अपनी जमीन छोड़ देते हैं। आप इसे एक तरह का खामोश, रोजाना होने वाला रेफरेंडम कह सकते हैं जो यहाँ की लोकल इकोनॉमी की सेहत का असली हाल बताता है। तो फिर 2022 में हुआ क्या? वोटर्स ने क्या फैसला सुनाया? चलिए अब सीधे आंकड़ों पर आते हैं, क्योंकि सियासत में दिन के आखिर में नंबर्स ही कहानी कहते हैं, और नंबर्स झूठ नहीं बोलते। 52.04% 2022 के चुनाव में बीजेपी को इतने वोट मिले। ये एक बहुत ही साफ मैंडेट था। इसका सीधा मतलब था कि आधे से ज्यादा वोटर्स ने बदलाव के हक में अपना वोट दिया। और दूसरी तरफ कांग्रेस का वोट शेयर रहा 40.92%। मतलब दोनों पार्टियों के बीच का जो फासला था वो करीब करीब 11% का था। और यही फासला हार और जीत की पूरी कहानी कह देता है। 5,883 वोट, ये था जीत का मार्जिन। अब सुनने में ये नंबर शायद बहुत बड़ा ना लगे, लेकिन ये सिर्फ वोटों का अंतर नहीं है, ये उस भरोसे की कमी का नंबर है जिसने 20 साल पुराने एक मजबूत किले को गिरा दिया। तो ये पूरा डैशबोर्ड हमें एक नज़र में पूरी तस्वीर दे देता है। बीजेपी की जीत, लगभग 6,000 वोटों का मार्जिन। और एक और अहम बात पर गौर कीजिए, यहाँ की 27% से ज्यादा आबादी शेड्यूल कास्ट समुदाय से है। ये सामाजिक समीकरण भी चुनाव के नतीजों में एक बड़ा किरदार निभाता है। और यहीं पर देखिए, हमारे लोकतंत्र का एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत सामने आता है। हर नागरिक का यह हक है कि उसकी बात इज्जत के साथ, गरिमा के साथ सुनी जाए और उसे साफ और सच्ची जानकारी मिले। जब लोगों को लगता है कि उनकी बुनियादी जरूरतें, सड़क, पानी, रोजगार नजरअंदाज हो रही हैं, तो वो अपनी आवाज वोट के जरिए बुलंद करते हैं। यही तो एक हेल्दी डेमोक्रेसी की पहचान है। अच्छा, तो नतीजा तो हमारे सामने है, पर अब सवाल यह है कि ऐसा हुआ क्यों? चलिए इस हार के कारणों की पड़ताल करते हैं। और एक बात साफ कर दूं, हमारा फोकस किसी व्यक्ति पर नहीं होगा, बल्कि उन सिस्टम्स पर होगा, उन व्यवस्थाओं पर होगा जिनकी वजह से ये नतीजा सामने आया। यहां एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। देखिए, 20 साल का कार्यकाल, जाहिर है इससे एक मजबूत लोकल नेटवर्क तो बनता है, एक लॉयल बेस तैयार होता है, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। इतने लंबे वक्त के बाद छोटी छोटी शिकायतें, छोटी छोटी नाराजगियां भी जमा होती रहती हैं और धीरे धीरे एक बड़ी एंटी इनकम्बेंसी वेव में बदल जाती हैं। एक बदलाव की चाहत पैदा हो जाती है। 2022 के चुनाव में हमें 3 बड़ी सिस्टमिक कमजोरियां साफ दिखाई दी। पहली, जमीनी संगठन में ढिलाई। लोकल कमिटीज उतनी एक्टिव नहीं थी, जिससे वोटर्स को मोबिलाइज करने में मुश्किल हुई। दूसरी, नैरेटिव की जंग। बीजेपी का विकास का नैरेटिव कांग्रेस की सोशल वेलफेयर की विरासत पर भारी पड़ गया। और तीसरी, जाहिर सी बात है, रिसोर्सेस का अंतर। सत्ता में होने की वजह से बीजेपी के पास कम्युनिकेशन और बाकी संसाधनों में एक क्लियर एडवांटेज था।
तो क्या ये नतीजा अचानक से आसमान से टपका या इसके संकेत हमें इतिहास में पहले से मिल रहे थे? चलिए जरा पीछे चलते हैं और पिछले 30 साल के चुनावी ट्रेंड्स पर एक नजर डालते हैं। देखते हैं कि पैटर्न क्या कहता है। ये जो ट्रेंड्स है ना, ये बहुत दिलचस्प कहानी बताते हैं। देखिए, एक लंबा दौर था जब ये सीट कांग्रेस का गढ़ मानी जाती थी। फिर 2007 में बीजेपी ने पहली बार इस किले में सेंध लगाई। लेकिन जो असली टर्निंग पॉइंट आया वो था 2022। इस चुनाव में क्या हुआ? मुकाबला सीधा दो तरफा हो गया और बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ पड़े सारे बिखरे हुए वोटों को अपने पाले में कर लिया और 50% का वो जादुई आंकड़ा पार कर लिया। और इसके साथ एक और ट्रेंड है जो चिंता बढ़ाता है, वो है घटता हुआ वोटर टर्नआउट। जब वोटर वोट डालने ही नहीं निकलता, जब वो उदासीन हो जाता है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सिग्नल है। और ऊपर से 2016 के दल बदल संकट जैसी जो पुरानी घटनाएं थीं, उन्होंने पार्टी के ब्रांड और वोटर्स के भरोसे पर एक गहरी चोट पहुंचाई थी। तो ठीक है, हमने समस्या को समझ लिया, उसका विश्लेषण कर लिया, पर अब सवाल है कि आगे का रास्ता क्या है, समाधान क्या है? तो अब हम बात करेंगे एक बहुत ही क्लियर 90 दिन के एक्शन प्लान की। और ये प्लान सिर्फ चुनाव जीतने का नहीं है, ये लोगों का भरोसा वापस जीतने का एक ब्लूप्रिंट है। ये 90 दिन का स्प्रिंट 4 स्टेप्स में काम करता है। स्टेप 1, पहले 90 से 60 दिन सुनना। ये लिसनिंग फेज है, जमीन पर जाकर लोगों की असल समस्या को समझना। स्टेप 2, अगले 30 दिन इशू कैंपेन, जो सुना उन्हीं मुद्दों पर एक फोकस्ड कैंपेन चलाना। स्टेप 3, उसके बाद के 15 दिन ग्राउंड ब्लिट्स, मतलब घर घर जाकर दरवाजे दरवाजे पर एक गहन जनसंपर्क। और आखिरी के 14 दिन मोबिलाइजेशन, यानी वोटर्स को पोलिंग बूथ तक लेकर आना। ये एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड जमीनी काम है। और जब आप लोगों को सुनते हैं तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। वोटर्स के लिए 2 मुद्दे सबसे ऊपर हैं, सबसे जरूरी हैं। पहला, सड़कें और कनेक्टिविटी, और दूसरा, नौजवानों के लिए नौकरियां। कोई भी रणनीति, कोई भी प्लान तभी सफल होगा जब वो इन 2 सबसे बड़ी चिंताओं को सीधे सीधे एड्रेस करेगा। आज के जमाने में कम्युनिकेशन का तरीका पूरी तरह बदल चुका है। अब सिर्फ वन वे भाषण देने से काम नहीं चलता, आपको 2 वे कम्युनिकेशन पाइपलाइन बनानी होगी। मतलब जमीनी स्तर पर व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाना, जहां 2 तरफा बात हो सके। शॉर्ट वीडियोस यानी रील्स का इस्तेमाल करके नौजवानों और महिलाओं तक पहुंचना। और बहुत जरूरी, एक रैपिड फैक्ट रिबटल टीम, जो किसी भी गलत जानकारी या अफवाह का तुरंत खंडन कर सके। और हां, जब हम टेक्नोलॉजी और डेटा का इस्तेमाल करते हैं तो भरोसे की नींव सबसे अहम हो जाती है। लोगों का डेटा उनकी अमानत है, उसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ उनकी सहमति से और उनकी जिंदगी को बेहतर बनाने के मकसद से ही किया जाना चाहिए। ये सिर्फ नैतिक रूप से सही नहीं है, बल्कि ये भारत के डेटा प्रोटेक्शन प्रिंसिपल्स के भी मुताबिक है। तो फिर यहां से आगे का रास्ता क्या है? ये एक नई तरह की लीडरशिप की मांग करता है। एक ऐसी लीडरशिप जो सिर्फ वादों पर न टिकी हो, बल्कि जिसका आधार हो काम यानी एग्जीक्यूशन, जवाबदेही यानी अकाउंटेबिलिटी, और सेवा की भावना। और आखिर में विजन बहुत सिंपल है, एक ऐसा जागेश्वर जहां किसी भी नौजवान को रोजगार के लिए अपना घर, अपना पहाड़, अपना परिवार छोड़कर बाहर न जाना पड़े। असल में यही तो वो मकसद है जो सियासत से कहीं ऊपर है। देखिए, गवर्नेंस कोई किताबी कॉन्सेप्ट नहीं है, ये लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में महसूस होने वाले एक पॉजिटिव बदलाव है। यदि आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।